फ्रेंड्स, जैसे इंदु आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अक्सर हम बात करते रहते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम। जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम का जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिया गया है। हर देश का अपना इतिहास होता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे फ्रेंच में मोनार्की को समाप्त किया गया। इस व्यवस्था से एक नई व्यवस्था जिसमें मानव अधिकारों की बात की गई, इसमें सबको एक समान अधिकारों की बात की गई। समानता, स्वतंत्रता की यह सोच संसार की विभिन्न देशों के चिंतकों ने समझा और अपनाया, जैसे चीन, भारत, अमेरिका आदि। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई 1789 को क्या किया गया? 14 जुलाई 1789 को जो फ्रांस का जो राजा था, उसने पेरिस में सेना को घुसने का आदेश दे दिया और अफवाह यह फैल गई कि सम्राट ने सेना को आदेश दे रखा है लोगों को गोली से भूनने का। तो कुछ लोगों ने, जो सामान्य लोग थे, उन्होंने अपनी एक सेना तैयार कर ली और उस सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, अपनी सेना को उन्होंने नाम दिया जन समुदाय। तो उस सेना ने गुस्से में आकर बास्तीन के किले पर अटैक कर दिया और वहाँ पर जितने भी कैदी लोग थे उनको रिहा कर दिया। उन्होंने उसे ढहा दिया। गुस्से में आक्रोश लोगों ने बहुत सी जगह, फ्रांस के बहुत से जगह पर विद्रोह हुए, जगह जगह विद्रोह हुए। हर जगह में विद्रोह की घटनाएं सामने आई। अधिकांश जनता भुखमरी और महंगाई की कीमतों का विरोध कर रही थी। Society during the late 18th century, जब सन 1774 में फ्रांस का सम्राट लुई 14वां बना, तो उस समय उसकी आयु महज 20 वर्ष की थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। जिस समय लुई 14वां सम्राट बना था, उस समय उसने अपने राज्यकोष को खाली पाया था। राज्यकोष को खाली होने का मुख्य कारण था लंबे समय से चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। वर्साय के शानो शौकत को बनाए रखने के लिए राजा पर और अधिक बोझ बढ़ गया। तो लुई 14वें के ही शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों के साथ कंप्रोमाइज़ करके ब्रिटेन से आज़ाद करवाने में सहायता दी थी, जिसके चलते फ्रांस पर अब 10 अरब लिबरे से भी अधिक का कर्जा जुड़ गया था, जबकि सरकार के पास उससे पहले ही 2 अरब लिबरे का बोझ था। सरकार के पास क्या हो गया? अब कर्ज का बोझ जो था वो बढ़ गया। तो सम्राट ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं टैक्सेस में वृद्धि कर देता हूँ। तो उस समय जो समाज था वो 3 एसेट में बंटा हुआ था। पहले नंबर पे आते थे, सबसे फर्स्ट पोजीशन पर, पादरी लोग। पादरी लोग ऐसे लोग होते थे जो चर्च में पूजा वगैरह करते थे। ये लोगों से, किसानों से ये धार्मिक कर लिया करते थे। कुलीन वर्ग में, जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि हुआ करते थे, वो वर्ग था कुलीन वर्ग। और तृतीय एसेट में बहुत सारे कर्मचारी आ जाते हैं, जैसे मिडल वर्ग, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत कर्मचारी, न्यायाधीश, वकील, किसान, फिलोसफर, मजदूर, श्रमिक, जितने भी प्रकार के लोग थे वो आते थे तृतीय एसेट में। और जो पादरी वर्ग था, ये इनको विशेषाधिकार था कि ये किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देते थे। कुलीन वर्ग भी सेम था। कुलीन वर्ग पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते थे। सारा टैक्स का बोझ था वो था तृतीय एसेट पर। जो तृतीय एसेट के लोग थे वो वैसे ही भुखमरी
और जो उनकी डेली लाइफ की जो चीज़ें थी उनको कंज्यूम करने के लिए वो वैसे ही सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि कीमतें जो थी काफ़ी आसमान को छू रही थी और बेरोजगारी और भुखमरी तो का बहुत के संकट का लोग सामना कर रहे थे। और सम्राट जो था वो बोल रहा था कि मुझे ना टैक्स बढ़ाने हैं। तो आम लोगों की ज़िंदगी कैसे थी, स्ट्रगल टू सर्वाइव, वो कैसे सर्वाइव करते थे, जीने के लिए कैसे संघर्ष करते थे। जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 1715 में 2.3 मिलियन थी, जो 1718 में बढ़कर 2.8 मिलियन हो गई थी। और प्रोडक्शन जो था अनाज का वो कम था, लेकिन उसकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा थी। राइज इज इन प्राइस, राइज कीमतें जो थी वो आसमान को छू रही थी। लोगों को भुखमरी, अमीर गरीब, भुखमरी का बहुत सामना करना पड़ रहा था। तो लोग क्या कर रहे थे, फिर वो सरकार से विद्रोह करना चाहते थे। ग्रोइंग मिडिल क्लास, उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना कैसे की उन्होंने, जब क्या किया सरकार ने, सम्राट ने क्या किया, सारे जो टैक्स थे वो ऐसा बोला कि पूरे से के पूरे थोप दिए जाएंगे मध्य वर्ग पर। पादरी और कुलीन वर्ग किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देगा, क्योंकि उनको तो विशेषाधिकार मिले हुए हैं जन्म से ही। तो ये जो लोग थे मीडियम वर्ग के लोग, ये ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित सभ्य लोग थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को गाइड किया, उनको समझाया कि सरकार जो है, जो हमारा राजा है, वो हम पर और अधिक का टैक्स लगाना चाहता है। इन्होंने सभाओं में अखबारों के जरिए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। जो लोगों की बात आती है फिलोसफर में, लोक और रूसो, इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और एक प्रस्ताव किया। इसमें कहा गया कि जो सरकार के, जो सम्राट के पास जो विशेषाधिकार हैं जन्म से मिले हुए, इनका इन्होंने विरोध किया। रूसो ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाया और वो उससे बिल्कुल सहमत था कि किसी के पास भी, राजा ही नहीं, किसी के पास भी ऐसे विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, सबको समान अधिकार होने चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे कहते हैं मोंटेक्यू द स्प्रेड ऑफ लॉज में इन्होंने एक प्रस्ताव की रचना की, जिसमें कहा गया कि राजा की जो शक्तियाँ हैं ना, इनका विभाजन कर दिया जाए। राजा की शक्तियों का विभाजन किया जाए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इससे क्या होगा कि राजा की जो शक्ति है उसमें थोड़ा उसको सीमित कर दिया जाएगा। राजा अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो भी कार्य लिए जाएंगे वो ये तीनों संस्थाएं आपस में मिलकर करेंगी। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, क्रांति की शुरुआत, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? तो क्या किया, जब राजा ने, सम्राट ने कर बढ़ाने का निश्चय किया, तो उसने सोचा कि क्या मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास वैसे ही कर्ज का बोझ बढ़ गया, मैं ऐसा करता हूँ पूरे के पूरे कर्ज थोप देता हूँ थर्ड एसेट को, मीडियम लोगों को। तो लोगों ने जो प्राचीन जो राजतंत्र था, मोनार्की थी, उसके अंतर्गत क्या होता था कि राजा अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकता था कि वो अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा देगा। तो उसको क्या करना पड़ता था, एक एसेट्स जर्नल की सभा की बैठक बुलानी पड़ती थी, जिसमें तीनों एसेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। लेकिन सम्राट को ही यह निर्णय लेना पड़ता था कि जो सभा है उसका आयोजन कब किया जाएगा, बैठक कब बुलाई जाएगी। इसकी जो अंतिम बैठक थी वो बुलाई गई थी सन 1614 में। उसके बाद कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई थी। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वां ने 5 मई 1799 को नए करों के प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एसेट से 300 प्रतिनिधि थे और जो थर्ड एसेट था उसके 600 प्रतिनिधि थे।
उन सबको आपस में एक समान आमने सामने बिठाया गया, लेकिन जो तीसरे एसिड के लोग थे उनको पीछे खड़ा कर दिया गया। थर्ड एसिड में महिलाओं, बच्चों, किसानों को सभा में शामिल होने की कोई अनुमति नहीं थी। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई और जिसे उनके प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एसिड जर्नल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक एक वोट देने का अधिकार था, जिसमें लुईस 14वां ने ये डिसीजन ले रखा था कि वो इसी का ही पालन करेगा। परंतु जो तीसरे वर्ग के जो लोग थे उन्होंने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक एक वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह एक डेमोक्रेसी प्रिंसिपल के सिद्धांत पर आधारित था, जिसे रूसो ने अपनी पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। लेकिन सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे एसिड के लोगों ने इस विरोध जताते हुए सभा से बाहर आ गए और खुद को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला कोई संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व कर रहे थे मिरावियो और आवेसिये। और जिस समय ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, असेंबली जो थी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप तैयार कर रही थी, तो पूरे फ्रांस में विद्रोह की भावना थी। पूरे फ्रांस में आंदोलन हो रहे थे, मूवमेंट चल रहे थे जगह जगह। कड़ाके की ठंड के बीच क्या हुआ, लोगों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, जिससे भुखमरी और बेरोजगारी और महंगाई के कारण कीमतें आसमान को छू रही थी। बेकरी मालिक इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद भी लोगों को सामान खरीदने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो औरतों ने क्या किया, गुस्से में आकर उन्होंने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। देहाती इलाकों हर जगह पर मूवमेंट चले। इतने मूवमेंट चले कि जो राजा था वो डर गया। जब जनता विद्रोह करती है ना, तब शासक को झुकना पड़ता है। तो लुईस 14वां ने भी अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अंकुश लगाया जाए। असेंबली ने जो भी उनके पास विशेषाधिकार हैं उनको बंद कर दिया जाए। धार्मिक कर बिल्कुल समाप्त कर दिए जाएं और फ्रांस बिकम अ कंडीशनल मोनोक्रेसी। फ्रांस कैसे बना कंडीशनल? फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। कैसे बना? जब नेशनल असेंबली ने 1789 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सम्राट की जो शक्तियाँ हैं उनको सीमित करना। एक व्यक्ति की शक्तियों का बंटवारा केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं किया जाना चाहिए कि शक्तियाँ एक ही बंदे को दे दी जाएँ तो वो तो अपनी मर्जी करेगा, मनमानी करेगा। तो इसलिए उन्होंने राजा की जो पावर्स थी उनको बांट दिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, जिसमें से केवल जो 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसमें केवल वही व्यक्ति वोट दे सकते थे जो कर देते थे या जिनके पास भूमि थी या संपत्ति थी। इसमें किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं था। और संविधान में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था, जिसमें सभी को जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त था। और ये कहा गया था कि संविधान के अनुसार सभी कानून के सामने सारे बराबर हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई भी जन्माधिकार, ये जो अधिकार है हमें वो कोई छीन नहीं सकता है, ये हमें जन्म से ही प्राप्त है। समानता, स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और इक्वलिटी का,
इसको कोई छीन नहीं सकता है। तो फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब फ्रांस में कैसे मोनार्की को ख़त्म किया गया और गणतंत्र की स्थापना हुई। जब लुईस 14वें ने संविधान के पर हस्ताक्षर कर दिए तो भी बहुत सी वार्ताएं चल रही थी, बहुत सी आपस में डिस्कशन चल रही थी। पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। फिर 1789 में बहुत सारी घटनाएं घटी। नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने का प्रस्ताव कर दिया, जिसमें से उन्होंने क्या किया, लोगों को सेना में उन्होंने लोगों को 1000 लोगों को वॉलंटियर को सेना में शामिल कर लिया। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब, बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए। एक था प्रसिद्ध क्लब, उसका नाम था जैकोबिन। जैकोबिन क्लब जो था उसने इसमें लोग थे कारीगर, छोटे छोटे जो श्रमिक लोग थे, कारीगर, जूता बनाने वाले, पॉलिश बनाने वाले, पेस्ट्री, जो दिहाड़ी मजदूर, इसमें सारे शामिल थे। इन्होंने खूब मूवमेंट की और इन मूवमेंट से क्या हुआ, जो भी मूवमेंट चले थे इनसे मोनोक्रेसी को ख़त्म किया गया और रिपब्लिक को अपनाया गया। द रीजन ऑफ टेरर, आतंक राज। सन 1793 से 94 को आतंक राज कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। उसके हिसाब से जितने भी कुलीन और पादरी लोग हैं, इनको उन्होंने फांसी कैद कर लिया और इनको फांसी की सज़ा दे दी। रोबेस्पियर ने ऐसे कानून बनाए जिसका लोगों को कड़ाई से या कठिनाई से पालन करना पड़ता था। उनको जो भी उनकी जो अनाज था वो अपने हिसाब से नहीं, जो सरकार तय करती थी वैसे ही उसको बेचते थे। और उसने प्राइस नापतोल के लिए भी अलग से अपनी नीति तैयार की थी।